हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनल सर आप सभी लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि हम लोगों का फ़िलॉसफ़ी वाला पोर्शन लगभग ख़त्म हो चुका है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास से आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें आप लोग पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपका वैदिक एजुकेशन हो, चाहे वो आपका बौद्धिक एजुकेशन हो, या फिर आपका इस्लामिक एजुकेशन हो, या फिर आपका अंग्रेज़ों के बाद का यानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चंस हो, चाहे वो हरटांग समिति से आना हो, चाहे वो सैडलर कमेटी से हो, या फिर स्वतंत्रता के बाद का राधाकृष्णन कमेटी हो, या फिर आपका एनपी 1986 हो। हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आए हैं। इसी संदर्भ को हम ध्यान में रख करके हिंदी से पहले हमने इसको स्टार्ट करना उचित समझा कि ये अगर आपका तैयार हो गया तो हिंदी से जो आपके 48 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी 16 जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊं और आपने हाई स्कूल तक हिंदी आपने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो भी आप कम से कम 8 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 24 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। 24 नंबर के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने एजुकेशनल डेवलपमेंट वाला पोर्शन नहीं कवर किया तो आप जो है बिल्कुल भी इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ना तो हाई स्कूल में पढ़ा है, ना तो इंटर में पढ़ा है, ना तो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बीएड में पढ़ा है, लेकिन आप उतनी गहराई से नहीं पढ़ा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जो एजुकेशनल डेवलपमेंट जिन लोगों ने पढ़ा भी है, इतनी गहराई से नहीं पढ़ा है। इसको कई नामों से जानते हैं हम लोग, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हायरार्की ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे जो नाम हैं, उन नामों के आधार पर आपको पढ़ाया तो गया होगा। बहुत सारे आयोगों के बारे में पढ़ाया गया होगा, बहुत सारे जो है आपके समितियों के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो आपने पढ़ा है, लेकिन वो आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक के लिए है? वो बीएड पास करने तक के लिए है। लेकिन आप अगर बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको यह पेपर, यह पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए। अगर ये कवर हो गया तो ये आपको डायरेक्ट नंबर देगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा ना तो रटने में कोई प्रॉब्लम है, हम इसको कहानी की तरह आपको समझा देंगे, ताकि आपको एक एक वीडियो आप मेरा देखिएगा। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊं। हालांकि पीडीएफ तो मैं हर एक टॉपिक का देता ही हूं, इसका और अच्छे से देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही नंबर गेनिंग होते हैं। इसमें आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फैक्चुअल नंबर देता है आपको। ये अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो ये आपके लिए, आपके पास ये हमेशा के लिए हो जाएगा। एक हायरार्की के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इसको एक एक पोर्शन को ध्यान में रख करके आपको समझाता चलूंगा, ताकि आप अगर यहाँ पर पढ़ लें तो आप कभी भी इस पोर्शन को ना भूलें। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए, हाँ, एक गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर जो भी वीडियोस हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों, प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक करिए, उसको कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब्सक्रिप्शंस बढ़ें। और अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों का जो कमेंट्स होते हैं, आप लोगों के, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हों, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हों, अगर नेगेटिव आता है तो वो हमारे अंदर चेंज लाने के काम आता है, अगर पॉजिटिव होता है तो वो एक तरीके से रीइंफोर्समेंट का, मोटिवेशन का काम करता है। तो ये सब आप करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए कुछ और अच्छे से अच्छा कर सकूं और आपकी सफलता में छोटा सा अंश अपना दान कर सकूं। चलिए।
देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। चलिए आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा व्यवस्था। कल हमने सिलेबस का एक वीडियो बनाया था, उसमें एक छोटा सा मिस्टेक था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमने 1498 से शिक्षा का विकास से क्वेश्चन आता है ये बताया था, लेकिन 1498 से नहीं आता है, नहीं आता है, वो जो है आपका आता है वैदिक एजुकेशन से, वैदिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल। ओके, अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे तो सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ धरती पर मानव का जन्म हुआ, तो हमारे पास कोई भी धर्म नहीं था। किसको क्या पता था? जिसने जिन बातों को अडॉप्ट कर लिया और जिसने जिस तरीके से नामकरण कर दिया, हम आज भी उसी तरीके से जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो शिक्षा का जो विकास हुआ वो हुआ है आपका वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल में जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी आज की जो गुरुकुल प्रणाली है, बहुत सारे जगह पर आप लोग देखेंगे तो गुरुकुल विश्वविद्यालय भी हैं, गुरुकुल स्कूल भी हैं। तो जिस प्रकार से आज के गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती है, उसी तरीके से वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बस इतना सा अंतर था कि उस समय जब विद्यारंभ संस्कार हुआ, कुछ संस्कार होते थे, तो विद्यारंभ जब संस्कार होता था तो उस समय सभी के लिए एजुकेशन थी। लेकिन जैसे ही उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन के संस्कार के समय शूद्रों को बाहर कर दिया गया। जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ग बनाए गए, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था बनाई गई। तो इन 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जो सबसे निचले पायदान का यानी शूद्र थे, उनको शिक्षा से विमुख कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके अतिरिक्त जो लोग भी थे, हर किसी के एजुकेशन की प्रणाली को, हर किसी के एजुकेशन की व्यवस्था की गई। देखिए, कहानी की तरह आपको सुनना है, बहुत ज़्यादा मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं वही चीज़ें लिखूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको नोट करने की ज़रूरत होगी, जिनको आपको रटना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बोर्ड पर लिखेंगे। अदरवाइज़ हम सारी बातें आपको डिस्कस ऐसे ही बताएंगे, कहानी के रूप में बताएंगे, ताकि आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में वो इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर कहानी के रूप में आपके सामने रहेगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आई। ठीक है, तो जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए शिक्षा व्यवस्था आई वो उपनयन संस्कार में, तो इस संस्कार का, इस समय जब उपनयन संस्कार आया, तो उपनयन संस्कार के टाइम में बहुत सारी, जैसे कपड़े के लिए, कपड़ा जो है ब्राह्मणों के लिए अलग हो गया, वैश्यों के लिए अलग हो गया, क्षत्रियों के लिए अलग हो गया, कपड़े का ऊपर वाले कपड़े का दूसरी चीज़ों से बनने लगा। इसके बाद जो नीचे वाले वस्त्र थे उनका भी निर्माण अलग अलग वस्तुओं से हुआ। इसके बाद मेखला दी जाती थी, मेखला ये जो आप पहनते हैं जिसको जनेऊ आज कहते हैं। इसके बाद समिधा यानी जो डंडे दिए जाते थे, आरएसएस में दिया जाता है ना, वही वाला डंडा। ठीक है, आरएसएस को अगर आप लोग देखें, आरएसएस की विचारधारा को देखें, तो वो काफ़ी हद तक वैदिक कालीन प्रणाली से मिलता जुलता है। वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को अपने अंदर समाहित कर लिया है और उसी को आगे लेकर के बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नोट करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं सॉरी, उनको हम लोग नोट करते चलेंगे। चलिए, पहली चीज़ जो हम लोगों को नोट करनी है वो ये है कि इसका जो विकास का सत्र है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये जो है विकसित हुआ। 2500 ईसा पूर्व से, देखिए कहीं कहीं इसमें चेंज भी मिलेगा, तो आपको डेट से इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग आर्ग्यू नहीं करिएगा कि नहीं सर ये गलत है ये सही है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ओके, इसके बाद वैदिक शिक्षा
जो वैदिक शिक्षा की, हम कहते हैं ना कि हमारी जो पृथ्वी पर मानवों का जब जन्म हुआ है, उनमें जब किसी भी प्रकार की एजुकेशन या कुछ भी कोई भी संस्कार अगर उनमें डेवलप हुआ तो वह डेवलप हुआ है सबसे प्राचीन जो वेद हैं हमारे, वेदों से हुआ है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले चर्चा की गई कि शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है। तो यानी ऋग्वेद के समय से ही हमारे यहाँ वैदिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया था, ओके। और इस प्रणाली में वैदिक एजुकेशन में 3 प्रकार के संस्कारों को, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बनता है सिर्फ हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि भय तो बहुत बड़ा, अगर वैदिक एजुकेशन की बात करेंगे तो 1-1.5 घंटा मैं लेक्चर आपको दे सकता हूँ बिना देखे। इतना मैंने पढ़ा है वैदिक एजुकेशन को, या कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप उठा करके देख सकते हैं। हम उस पर 1 से 1.5 घंटा आपके साथ व्याख्यान दे सकते हैं आपको, लेकिन उस व्याख्यान का आपके लिए कोई औचित्य नहीं है। वो एमएड लेवल का हो जाता है। आप जब एमएड में एडमिशन ले लेंगे उस समय आपको जो वहाँ के प्रोफेसर्स होंगे वो पढ़ाएंगे। एक्चुअली मैं भी जो है शिक्षक शिक्षा से जुड़ा था। अभी फ़िलहाल तो मैं स्कूल में आ गया, नहीं तो जब बीएड कॉलेज में था, बीएड और एमएड वालों को पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी मैं वहाँ पर डिस्कस करता था। तो अच्छा लगता था, 1-1 घंटे 1.5 घंटे एक ही चीज़ पर। आज भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नुकसान है, आपके पास समय कम है और एनर्जी आप फालतू जगह वेस्ट नहीं करिए। आप वहीं पर लगाइए जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार के संस्कारों की बात की गई। संस्कार, चलिए 3 हटा दीजिए। 3 संस्कार हुए। पहला जो संस्कार था वो था आपका विद्यारंभ संस्कार। दूसरा उपनयन संस्कार। तीसरा आपका समापवर्तन संस्कार। अब आप लोग जो है, अगर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, हमने देखा है क्वेश्चन पेपर में, कि विद्यारंभ संस्कार संबंधित है किस एजुकेशन सिस्टम से? वैदिककालीन शिक्षा से, बौद्धकालीन शिक्षा से, मध्यकालीन शिक्षा से या आधुनिक शिक्षा से? तो विद्यारंभ संस्कार वैदिककालीन से है। या पूछता है उपनयन संस्कार संबंधित है, या पूछता है समापवर्तन संस्कार संबंधित है। तो ये तीनों किससे संबंधित है? वो है आपके वैदिककालीन शिक्षा पद्धति से, ठीक है। इसके साथ ही साथ विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विद्यारंभ संस्कार में बच्चा जब 5 साल का हो जाता था, विद्यारंभ संस्कार हर एक जाति के लिए थी। यानी जो प्राथमिक शिक्षा थी, जब बच्चा घर में पढ़ता था, यानी उसको जब एकदम स्टार्टिंग की उसकी एजुकेशन होती थी, तो उस समय विद्यारंभ संस्कार होते थे। आज भी बहुत सारे परिवारों में विद्यारंभ संस्कार होते हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो उस समय ब्राह्मण को बुला करके उनके पास बच्चे को बैठाया जाता था। इसके बाद लाल कपड़े पर क्या चावल बिछा दिया जाता था और बच्चे को ओम लिखना सिखाया जाता था। क्या लिखना? ओम लिखना, ठीक है। ओम लिखना सिखाया जाता था और कुछ वेदों के कुछ जो है जो सूक्तियाँ हैं, वेदों की कुछ लाइनें, उनको रटाया जाता था। यहाँ पर इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है वैदिककालीन शिक्षा की, वैदिककालीन शिक्षा में क्या था? रट करके सीखने की प्रवृत्ति थी। ऐसे में मौखिक पद्धति थी, वो पढ़ करके सीखता था, सुन करके सीखता था। लिख करके लिखने का उसके पास कोई भी प्रावधान नहीं था। उस समय वो लिखने का पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस समय वो सुनता था, वेदों को कोई उसके गुरु पढ़ करके सुनाते थे, वो सुनता था और उनको रट लेता था, ठीक है। तो यहाँ से विद्यारंभ संस्कार 5 साल की उम्र में हर एक जाति के लिए थी। इसके बाद आया आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार अलग अलग जातियों के लिए
अलग अलग एज पर शुरू होता था। ठीक है, अलग अलग एज पर अलग अलग जातियों के लिए शुरू होता था। तो वो कैसे शुरू होता था? चलिए, उपनयन संस्कार को हम लोग इसको मिटा करके देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और यही मेन है। उपनयन संस्कार से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ और मिस हो गई आपकी, इसमें विद्यारंभ संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। चलिए लिख देता हूँ, विद्यारंभ संस्कार, देखिए इसके कई सारे वीडियो, कई सारे पार्ट बन सकते हैं, तो आप लोग एक भी स्किप नहीं करिएगा ताकि आपकी तैयारी एकदम भरपूर हो पाए। विद्यारंभ संस्कार को चूड़ाक्रम संस्कार, चूड़ाकर्म, क्रम नहीं, कर्म संस्कार, और इसको जो है चोल संस्कार भी कहा जाता था। ठीक है, तो कभी कभी इसका नाम भी पूछ देता है, विद्यारंभ संस्कार को और किस नाम से जानते थे? तो विद्यारंभ संस्कार को और किस नाम से? चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से जानते थे या चोल संस्कार के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं उपनयन संस्कार में। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे 8, 11 और 12। ये क्या है? ये एज हैं, ये आपकी एज हैं। ठीक है, 8 साल में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था, ब्राह्मणों का, 11 साल में क्षत्रियों का, और 12 साल में वैश्यों का। ओके, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का। 8 साल की उम्र में ब्राह्मणों को का उपनयन संस्कार होता था, और 11 साल में। उपनयन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उपनयन संस्कार में उपनयन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है समीप ले जाना, समीप ले जाना। ठीक है, या समीप लाना। किसके समीप लेके आना? गुरु के समीप लेके जाना, इसका अर्थ होता है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता था? इस संस्कार में बच्चे को गुरु के समीप लेके जाते थे, और यहाँ से उसको द्विजन्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको द्विजन्मा कहा जाता था। जब वो गुरु के पास चला जाता था, और उसका जब गुरु के पास जाता था, तो गुरु के पास जाने के बाद उसको क्या कराया जाता था? उसको पहले नहलाया जाता था, इसके बाद उसके जो घर के वस्त्र होते थे उनको उतार दिए जाते थे, इसके बाद उसके सर के जो बाल थे उनको काट करके निकाल दिए जाते थे, मतलब छील दिए जाते थे, टकले हो जाते थे वो। ठीक है, इसके बाद क्या होता था कि उन्हें एक विशेष प्रकार का, अभी मैं नोट कराऊंगा, एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण कराया जाता था, समिधा दी जाती थी, मेखला दी जाती थी, समिधा दी जाती थी। इसके बाद उनको द्विज कहा जाता था, द्विजन्मा कहा जाता था। यानी द्विज या द्विजन्मा का मतलब है, जब वो समीप चले जाते थे तो उनको द्विज या द्विजन्मा, द्विज या द्विजन्मा। द्विज का मतलब है या द्विजन्मा का मतलब है कि यहाँ पर भौतिक संसार को छोड़ करके, भौतिक संसार को छोड़ करके क्या करता था? आध्यात्मिक संसार की तरफ आगे बढ़ता था, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ता था। ठीक है, ओके, ये चीजें हो गई। अब जब वो द्विज कहलाता था, द्विजन्मा कहलाता था, समीप लेके जाने के बाद, नहलाने के बाद उसको क्या क्या पहनाया जाता था, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन आपको उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है ये बनता है, क्वेश्चन 100% बनता है। और उपनयन संस्कार में ब्राह्मणों की आयु कितनी होती है, क्षत्रियों की आयु और वैश्यों की आयु कितनी होती है। द्विज का अर्थ क्या है? वैदिक शिक्षा प्रणाली में द्विज का अर्थ क्या है? तो द्विजन्मा यानी दूसरा
जन्म, जब वह गुरुकुल में प्रवेश करता है तो वह अपने सांसारिक जीवन को, अपने माँ बाप को छोड़ करके गुरु को ही अपना सब कुछ मान लेता है, इसलिए उसका दूसरा जन्म यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, चलिए। ऐसा करते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद ये जो उपनयन संस्कार की और चीज़ें हैं उसको अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।